क्लास 10 के जितने भी हमारे बच्चे हैं ना, उनके लिए एक बेहतरीन सा पेपर लेकर आया हूँ। 26 फरवरी के दिन सुबह यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप तो बिल्कुल याद कर लो। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो अफ्रीका में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 में सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र का भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे जी ने। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितने फीसदी थी? 14.36%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1995 में। यहाँ से आपको देख सकते हैं, ये कंप्लीट करना है भैया, है ना, यहाँ पर। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन 1900 जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। बेल्जियम में सामुदायिक भाषा का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। प्रति व्यक्ति आया जाएगा, यहाँ से 1 घंटा जाएगा। नवीकरणीय वो 1790। यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है ना, देख सकते हैं आप, बिल्कुल कंप्लीट करना है। ये जोड़ी की बात करें तो देख लीजिएगा, आपको जोड़ी है आपके सामने। ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको देनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको ऊपर आपको फॉलो कर लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है ना। इसको फॉलो करोगे जैसे ही, ये यहाँ पर है, ये अपने इसको फॉलो करके रख लेना है। कोई भी चीज़ शाम को आएगी, जैसे ये मैंने यहाँ पर देख लीजिए डाल दिया था ये, ठीक है। यदि कई सारे बच्चों के पास क्या है, ये शो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार देख लीजिए, आपकी सेटिंगों को देख लीजिएगा थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके। आप तो घबराओ मत, आपके साथ में हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपन करेंगे ना। सब कुछ दे दूंगा, वो वहाँ से डिलीट कर दूंगा, पर रात में ना देख लेना है ना, एक्टिव रहना। हिंदू स्वराज्य कहा जाएगा महात्मा गांधी सीमेंट का कारखाना। द्वितीय क्षेत्र प्रयागराज का जाएगा आपका श्रृंगेरपुर। महामंदी का जाएगा 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध कार्नला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का जाएगा आपका 1931। हो गया इतना। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये देख सकते हैं आप, एक वाक्य में उत्तर है। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि था। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। जे.एन. टाटा ने भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं का बेहतर एक बिंदु है नागरिकों की समानता का बढ़ावा देना। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 73%। भारत में सहकारी बैंकों की रचना त्रिस्तरीय। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में किया गया था। यदि हम बात करें तो यहाँ से आपको बढ़िया से कंप्लीट करना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कंप्लीट कर लेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र का बिल्कुल एकदम राइट है। बैंक केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है, व्यापारियों को ऋण उपलब्ध करे, गलत। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए थे। बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं, फटाफट कर लो, इन्हीं में से फंस रहा पेपर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। संसाधन से आपका क्या से या हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है? बांगर क्या है? इनके हमारे जीवन पर क्या महत्व है? देखिए, संसाधन का मतलब क्या है? पर्यावरण में वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, जो मतलब क्या करेगी? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, तथा जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ता है, वो कहलाते हैं संसाधन। इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है? आज संसाधन हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं। संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। संसाधन के कारण मानव ने अपनी बुद्धि और कौशल को बढ़ाया है। ठीक हो गया इतना? क्या बोला है मैंने कि संसाधन क्या है वास्तव में? कि वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ये पेन, ठीक है, ये कागज, ये मोबाइल, सब कुछ ये क्या है? आपके संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और जल संसाधन, वायु संसाधन, ये सब जानते हैं आप। अब महत्व तो क्या है? ये हमारी प्रगति का सूचक है। सरल और सुखद बना दिया इन्होंने हमारे जीवन को, ठीक है। यहां से अपन देख सकते हैं, चलिए ज्यादा कठिन नहीं है। बांगर क्या है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं अपन? बांगर कहते हैं। यहां नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है, पुरानी मृदा है, तो नाम क्या है? बांगर। नाम में लग रहा है पुराना नाम होगा, बांगर, खांगर, डांगर, ठीक है। तो ये क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहेंगे अपन बांगर। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। यहाँ स्लेटी रंग की चिकनी मृदा है। चलिए अगला देखते हैं, भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी आना, अर्थात प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आए, तो इसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? मृदा में क्रमिक क्षैतिज परतों विन्यास
और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, कि मृदा में क्रमिक क्षैतिज परतों और विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट, ऊर्ध्व का मतलब होता है हिस्सा, खड़े काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिखा दी मैंने यहाँ पर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का अपन उदाहरण देखें ना, तो ये इसका उदाहरण है, यहाँ से ये चित्र में जो दिख रहा है ना, और ये भारत के कई भागों में अभी भी कर रहे हैं। अपन नहीं कर रहे और कौन कर रहे हैं ना, तो अमीर खानदान में पैदा हो तो होके तो नहीं आए अपन भी गरीब खानदान के ही। ठीक है, तो ये यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। यहाँ कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई के करने वाली छड़ी तथा परिवार या समुदाय की मदद से की जाती है। गहन जीविका कृषि की विशेषताएं बतानी है। इस खेती में देखिए, गहन जीविका कृषि खेती क्या है? थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में करना, जिसे मतलब हमारे लिए तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि गेहूं एमपी वालों के लिए, और वही चीज यदि पंजाब वाले करेंगे गेहूं पैदा, तो वो कहलाई उनकी गहन जीविका कृषि, क्योंकि उनको थोड़ी ज्यादा पैदावार होगी, धंधा ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, सीधी सी बात। तो इस खेती में वर्ष में एक से अधिक खेती की जाती है। अच्छे बीजों का उपयोग करके अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें कम भूमि पर अधिक मुनाफा होता है। कृषि में यंत्रों का प्रयोग से कृषि से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से निपटाया जाता है। अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर। देखिए, सार्वजनिक का मतलब क्या है? जो ठीक है, जो सरकार के स्वामित्व में हो, ठीक है, वो जो सार्वजनिक उद्योग का स्वामित्व सरकार या सरकार के किसी संगठन के पास होता है। निजी का क्या है? निजी उद्योग का स्वामित्व व्यक्ति विशेष, कुछ व्यक्तियों या कंपनियों का इस पर अधिकार। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कठिन नहीं है ज्यादा। ये हो गया इतना, क्योंकि लंबा होगा बहुत वीडियो, यदि मैं समझाऊंगा पूरी तरह, और इतना अपने पास टाइम नहीं बचा है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो। बहुत सारे बच्चों को आता भी पहले से, ऐसा नहीं। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ये देखिए हो गया। सड़क परिवहन की विशेषताएं क्या है? सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पर बनाई जाती है। सड़कें गांव को शहर से जोड़ती है। छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति का से परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन का महत्व बताइए। यहाँ जल और थल दोनों में बिछाई जाएगी। यहाँ सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन। चलिए, अब अगला प्रश्न है, भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ बताइए। देखिए, पर्यटन उद्योग जो है ना, यानी कि बाहर से जो घूमने आ रहे हैं उनके लिए जो ठीक है पर्यटन क्षेत्र है, उनसे जो सरकार को आमदनी होती है उसे अपन कहेंगे पर्यटन उद्योग के द्वारा लाभ आएंगे। ठीक है, इससे हमें बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, पहली चीज। पर्यटन उद्योग से भारत में लगभग 39 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। 2019 की रिपोर्ट है ये ना। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता प्रभावित करता है। यहाँ विदेशियों को देश की ओर आकर्षित करता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। ये हो गया आपका पर्यटन उद्योग के लाभ। ठीक है भैया, बहुत ही सिंपल है, और मैं कम से कम समय में आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके पास समय कम है, और समय कम है तो स्वाभाविक बात है पढ़ना जानता है ना। पढ़ना जानता है तो इसलिए स्मार्ट वर्क करो। पहले में जो 6 पेपर देना बेटा उसको सबको करो। कोई रियल पेपर नहीं है, नहीं तो आप रियल पेपर के भरोसे बैठ जाओ। बहुत सारे बच्चे जो है ना, मतलब मेरे जो रहता है ना, उनको रियल पेपर ही चाहिए। रियल पेपर नहीं मिलेगा कहीं भी, है ना। आप तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इनको पढ़ो, 6 पेपर को कर लो। हाँ, 100% गारंटी इसी में से पूरा रियल पेपर आ जाएगा, सेम टू सेम छपकर, क्योंकि पूरा रिसर्च के बाद बनाया है यार, है ना। हर साल अपन तो है ना, ऐसा नहीं है एक बार, ये हर साल ही बच्चे परसेंटेज बनाते हैं इसी, है ना। तो ये रेल परिवहन की हानि, बिना टिकट यात्रा। तो बिना टिकट यात्रा करने से भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष 5 करोड़ से भी अधिक
की हानि होती है। रेल दुर्घटनाएं के फलस्वरूप मानव जीवन संकट में पड़ जाता है तथा रेलवे की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो और भी अपन हानि 2-4 और हानि कर लेना आप, ठीक है। समझ में आ गया? बिना टिकट की यात्रा हो गई है, रेल दुर्घटनाएं हो गई है, ठीक है। चोरी जैसी घटनाएं ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। ये सामान की प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो केंद्रीय शक्ति थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी? एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी और इटली थी। पहली क्या थी? जिसमें नाजी जर्मनी हो गई है, जापान और इटली थी। दूसरी खेमा मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। आयात शुल्क से क्या आशय है? देखिए, यहाँ किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किए जाने वाला शुल्क है। यहाँ कर या शुल्क उस जगह से लिया जाता है जहां से वहां वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर या हवाई अड्डे पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर देखिए, 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण के लिए गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेल लाइनों का विस्तार किया गया, ठीक है। ये सारे काम किए गए, है ना। 1840 के दशक के बाद शहरों के निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थी, ठीक है भैया। तो ये आप बढ़िया से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से आपका जी जी भैया कौन थे? जमशेदजी जी भैया। बढ़िया से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, आराम से करो कंप्लीट, है ना। समय कम है, वरना में एक एक चीज आपको बारीकी से समझाता भी सी। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दूं ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका जाएगा मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी लिखिएगा। अल्प बेरोजगारी क्या है? किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना ही क्या कहलाता है? अल्प बेरोजगारी कहलाएगा। अंतिम उत्पादन, सिंपल सी बात है। हो गया। कंटेनर क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है बताइए? वस्तुओं के कंटेनरों में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रक पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों में पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई, परिणाम स्वरूप वायु मार्ग अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं बताइए। सभी लोगों को लाभ नहीं, ठीक है। श्रमिकों के जीवन पर संकट, ना, और क्षेत्रीय असमानताएं। थोड़ा अंदर पढ़ो जिसमें समझ में आ जाएगा। हो गया इतनी चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 है वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव है ना। हाँ, वन जीव संसाधनों, ठीक है, का वितरण